कर रहा हूं तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक अवसर ऐसा आया जब मायावती जी पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया, भाषण करने से, प्रचार करने से रोक दिया। आगरा में रैली थी, ज्वाइंट रैली, मायावती और अखिलेश यादव की और अजीत सिंह की। मायावती बोल नहीं सकती थी तो वहां आकाश पहली बार मंच पर आए थे, माइक पर आए थे। उस मंच पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे, अजीत सिंह भी मौजूद थे। तो 5 साल का कुल जमा गणित है आकाश का, राजनीतिक जीवन का, मंच का, और उसी में जमीन से आकाश और आकाश से फिर जमीन, दोनों स्थितियां देख ली। नावेद शिको, एक तो सवाल यह कि अचानक ऐसा क्या हुआ। मायावती जी के तेवर स्वभाव से मैं परिचित हूं, ठीक, जब वो निर्णय करती तो फिर कोई लिहाज नहीं, निर्णय है तो निर्णय है। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, जो निर्णय मायावती ने किया वो किसी वजह से किया हो, उसके पीछे कारण कोई रहा हो, लेकिन महत्वपूर्ण ये सवाल ये, ऐसा साहस देश का कोई भी दूसरा राजनीतिक परिवार दिखा सकता है कि भाई मेरा बेटा बेटी नहीं चला, अभी मैच्योर नहीं हुआ, गलत दे दिया इसको कमान, वापस ले लो। कमान दे देने के बाद वापस लेने का साहस कोई राजनीतिक परिवार देश में कर सकता है क्या? क्योंकि बहुतों के बेटा बेटी भतीजे नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रेले पड़े हैं, ठेले पड़े हैं। नावेद शिको, नहीं, ये साहस कोई नहीं कर सकता, लेकिन मायावती ने ये साहस करके खुद ही सवालों के घेरे में आ गई है। इस बात में कोई शक नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव का समय होता है, लोकसभा चुनाव, जो बहुत बड़ा चुनाव होता है। उस चुनाव के दौरान, उस नाजुक वक्त में, उस चुनौतीपूर्ण वक्त में उन्होंने अपने भतीजे को अपनी पार्टी का सबसे बड़ा पद दे दिया और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बड़ी बात थी, ठीक है, ये उनका अधिकार था। वो किसी को भी बनाते। करोड़ों बहुजन समाज से जुड़े हुए लोगों ने इस बात पर सवाल नहीं उठाए कि भाई हम कार्यकर्ता हैं, हम वोट देते हैं, हमारे वर्कर्स को क्यों नहीं बनाया, आपने अपने भतीजों को क्यों बना लिया? भाई करोड़ों लोग वोट देते हैं, वो सवाल कर सकते थे। लाखों लोग मेहनत करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए पोस्टर चिपकाते हैं, उन्होंने सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा हमें विश्वास है अपनी बहन जी पर, उन्होंने ये फैसला किया तो सही फैसला किया होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद में आकाश लगातार आक्रामक होकर और जनसभाएं करने लगे, और वो पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे देश में किसी भी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं है कि आज के समय, मोदी और योगी के समय में अकेले चुनाव लड़े, वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रही थी। कहा गया कि शुरू के फर्स्ट और सेकंड फेज में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, बहुत बड़ी बात थी। लग रहा था बहुजन समाज पार्टी में जान पैदा हो रही है। जनसभाओं में आकाश के लोग आ रहे थे, अक्स देख रहे थे आकाश में काशी राम का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो काशी राम बन गए थे, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, लेकिन आक्रामकता जो थी आकाश की, उसमें झलक दिख रही थी। क्योंकि याद रखिए, 30 साल पहले, 3 दशक पहले, इस देश की राजनीति में सबसे कठिन, सबसे कड़वे नारे देने वाले, सबसे कड़वा बोलने वाले, सबसे ज्यादा आक्रामक होने वाले काशीराम थे, जिन्होंने तमाम ऐसे नारे अपने जनसभाओं में स्वीकार किए थे जो हमलावर करने वाले थे, जो तकलीफ पहुंचाने वाले थे, जो किसी जात और धर्म के ऊपर हमला करने वाले थे। ठीक है नावेद, तो मूल स्वभाव तो बसपा का वही है। इतिहास में जाइए तो काशीराम ने जो नारे दिए थे, अगर आकाश आनंद ने थोड़ा कड़वा बोल दिया तो क्या उनको सदा ठीक है नावेद, अभी रुकना होगा, बाकी मेहमानों से भी इसी विषय पर। नावेद अभी रुकना होगा। मसला ये बहुत महत्वपूर्ण है जो नावेद कह रहे, केवल उसी पर फोकस नहीं हो सकता कि एक जनरल परसेप्शन ये बनाया गया कि आकाश ने किसी सभा में कुछ कड़वा बोल दिया इसलिए ऐसा हो गया। मैं इस बात से सहमत नहीं, जितना मैं काशीराम और मायावती को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, ये तर्क बहुत टिकाऊ नहीं है तर्क चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं। मायावती जी से लाइन लेंथ लेके ही बोलेगा जो भी बोलेगा। आकाश कोई बाहर पैदा हुए, उसी परिवार में पैदा हुए, जानते नहीं बुआ मां का मिजाज। हम और नावेद जानते, आकाश नहीं जानते। गजब, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो मसला नहीं। मसला जो मुझे, अरविंद जेतलक से उसी पर सवाल करूंगा, जो मुझे समझ में आता है, जो मेरा तजुर्बा कहता है, बसपा की एक रीति है, एक नीति है, एक चाल है, एक चलन है। उसका उल्लंघन करेंगे तो नाप दिए जाएंगे बिना झिझक। आपका नाम आनंद कुमार हो, नावेद शिको, आपकी जानकारी के लिए,
और चाहे आपका नाम आकाश आनंद हो। मैं एक नई बात बता दूं, आकाश आनंद ने तो चलो आप ये कह दो तीखा बोला, हिम्मत ज्यादा दिखा दी, इसलिए मायावती ने उनको खींच लिया पीछे। इनके पिताजी हैं आनंद, मायावती के भाई, उनको भी एक बार उन्होंने राष्ट्रीय इंचार्ज बना दिया था आनंद को, और 3 महीने बाद उनके वो कान खींच के वापस ले लेते, बोले नहीं इसमें दम नहीं कर पाएगा। वो तो कुछ भी नहीं बोले थे, वो तो कुछ बोले नहीं थे, मंच में गए नहीं थे। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं कि पीलीभीत में बोल दिया, फलाने में बोल दिया, क्रांति कर दी। बोलने से कोई क्रांति हो रही है? इस बालक के बोलने से क्या क्रांति हो जाएगी? बोल भी दे दो नहीं। अरविंद जी, मसला ये है कि कांशीराम के समय से मैंने आज तक देखा, बड़े बड़े सूरमा आए, बड़े बड़े सितारे हिंद बसपा में आए, क्या बहन जी का विकल्प बनने की कोशिश कोई नहीं कर सकता वहां ना, क्या? और हाथ हिला हिला के इंटरव्यू, भगवान का नाम लो। बसपा में मायावती के अलावा कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता। ये छूट कांशीराम जी के जीवन काल में उन्हीं को रहेगी, वो थोड़ा बहुत वो इंटरव्यू दे ले, बाकी तो कोई नहीं दे सकता। लखनऊ में नावेद रहते, सतीश मिश्रा छोटे आदमी हैं, उनने कभी इंटरव्यू दिया हो ऐसे हाथी और हाथी के पार्क में घूमते हुए मूर्तियों के बीच से निकलते हुए? तो बता दो हमको। क्या 3.5 फुट नाप के, कितना अरविंद जी? 3.5 फुट पीछे पीछे नाप के चला जाता बहन जी के, क्या 3.25 फुट हो जाएगा तो निकाल दिए जाएंगे। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक धारणा मैंने बताई, एक नावेद जी ने बताई। आपको क्या समझ में आता है? आपकी का विवेक क्या कहता है कि अचानक इसको बनाया क्यों और अचानक इसको गिराया क्यों? अरविंद जी। साहब जी, अपरिपक्व होना, अयोग्य होना, वैसे अधिकार की राजनीति में कोई बाधा नहीं जी। आपने किया भी बखूबी कि किस तरह से लोग पिता से भी कमान ले ली और बाद में पिता को चिढ़ाते हुए नजर आए और पिता न जाने किन किन शब्दों से उनको नवाजा। लेकिन एक कहावत है कि बूढ़े शेर को अगर अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है, उनकी कान उमेटनी पड़ती है, उन्हें बर्फखाने में कान पकड़ के बैठाना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जैसा कि आपने कहा, भारतीय राजनीति में मायावती जी से बेहतर जो है यह काम कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके प्रति, आनंद के प्रति इतनी निष्ठुर अचानक कैसे हो गई? देखिए, वो कभी नहीं चाहेगी मायावती जी कि जिसको जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किए हों, विरासत का दारोमदार दिए हों और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाए, उसकी रैलियां हो और वह इस कदर से गाली गलौज पर उतर आए। बिल्कुल आपने सही कहा कि मायावती जी के हिंद के बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मायावती जी अच्छी तरह जानती है कि 84 में बसपा के गठन के बाद 89 तक जब वो पहला जो है लोकसभा का चुनाव बसपा लड़ी, तब तक मायावती जी खुद कितना जहर बुझी बयानबाजी करती थी। उसका खामियाजा यह निकला कि बसपा को वह जो है आप कह सकते कि आयाम नहीं मिल पाया जिसके लिए वह छटपटाहट थी। उसको तभी जा करके भारतीय जनमानस में स्वीकार्यता बढ़ी उत्तर प्रदेश में, जब थोड़ा उनकी जुबान पर जो है लगाम लगा और सर्व समाज की बात करना शुरू की। 93 में आपने देखा कि किस तरह से वह चुनाव लड़ी और 67 सीट पाई। आज का दौर जब पूरी तरह से ऐसे दौर में जब हमें जहाँ पे मोदी जैसे लोग, योगी जैसे लोग सर्व समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के बात करते हैं, वहां पे अगर आनंद जी अगर वहां पे किसी को गाली देते हैं, किसी सरकार को आतंकवादी कहते हैं, तालिबानी कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि एक समझदार नेता जो मायावती जी है इन सब चीजों को भाप नहीं रही होंगी। उन्हें लगा होगा कि अभी जिसको हम मैदान में उतारे हैं, उसे ढेर सारे प्रशिक्षण की जरूरत है और साथ साथ ऐसे लोगों को भी संदेश देने की कोशिश है। जी ठीक है अरविंद जी, 5 साल में अगर प्रशिक्षण नहीं हो पाया तो क्या 50 साल में प्रशिक्षण होगा? पहली बार भाषण हम 19 में दिया था, 24 तक भाषण ही नहीं आया, तो ठीक ही किया, घर में डाल दिया। अगर मैं अरविंद जी की बात मान लूं और नावेद जी की मान लूं तो पहला भाषण मंच पर, घर में तो देता ही होगा, मान लीजिए प्रैक्टिस में, पहला भाषण मंच पर 2019 में दिया था लोकसभा चुनाव में, 24 के चुनाव तक भाषण ही नहीं आया, तो क्या 10 चुनाव तक भाषण सीखोगे? नहीं,
इतना समय जीवन में नहीं होता। खैर, आशीष चतुर्वेदी जी, नावेद जी ने कहा कि बसपा ने चुनाव त्रिकोणीय कर दिया पहले 3 चरणों में, इसलिए आकाश को हटा दिया। उनका कहने का मतलब शायद ये है कि भाई बसपा नहीं चाहती त्रिकोणीय हो, भाजपा की मदद है, इसलिए आकाश को हटा दिया। आपके अध्यक्ष जी ने लिखा है कि इसलिए आकाश को हटा दिया कि बसपा को पता लग गया कि तीनों चरणों में उसका डब्बा गोल हो गया। कौन सी बात सही मानूं? देखिए अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि हटाया गया है वो कोई एक कारण नहीं है, उसके कई कारण हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है कि पहला कारण तो ये रहा कि अगर आप देखें जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जो रही है 2014 के बाद से, धीरे-धीरे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने बोलना जो है वो धीरे-धीरे कम कर दिया। कारण चाहे जो भी हो, और इसीलिए उनकी पार्टी के विधायक की जो संख्या है अब तक आते-आते 1 पे आ गई। और जो इन्होंने जो बयान दिए और जितने अग्रेसिवली यानी जितने आक्रामक होकर के दे रहे थे, ये निश्चित बात है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर के खलबली थी कि इस तरीके से हमारा जो टकराव है भारतीय जनता पार्टी से वो सीधे तौर पे है। और फिर भारतीय जनता पार्टी को जो है आतंकवादी कह देना, मुझे लगता है वो आखिरी कील थी। तो मायावती ने ये समझा होगा कि इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, और शायद इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि अगर वो नहीं हटाएँगे तो भारतीय जनता पार्टी कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है आने वाले समय में, जो जिससे एक तरीके से उन्होंने जी, उनको किनारे करके सेव भी किया है कि आगे आने वाले भविष्य में वो उनको आगे के लिए तैयार रख सकें। यदि अगर अभी भारतीय जनता पार्टी उनको जेल भेज देती, तो कहीं न कहीं उससे भी मुझे लगता है कहीं न कहीं उन्होंने सेव किया है। एक तरफ पार्टी को थोड़ा सेव किया है और एक तरफ उन्होंने मुझे लगता है आकाश को ही सेव किया है एक तरह। जी। रत्नाकर सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है, उसका लब्बो लुबाब ये है, शब्दों मत जाओ, भावना को समझो, लब्बो लुबाब ये है कि भाजपा नाराज ना हो, भाजपा टेलीफोन ना करे कि भाई क्या बवाल है ये, उससे पहले लड़के से कहा बेटा तुम अंदर चलो और बाहर कुंडी लगाओ और जंगला बंद करो, झांके भी नहीं, भगाओ इसको। रत्नाकर जी, हालांकि मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं, लेकिन फिर भी प्रमुख विपक्षी दल ने कहा है और आपका नाम लेके कहा है कि भाजपा मान लीजिए जेल भेज देती रहते इसको आकाश को तो क्या होता, और जेल तो जेल है फिर भैया। रत्नाकर जी, इनकी दुखती रग जो है पता चल रहा है इनके ही बयान से, क्योंकि इंडी गठबंधन का वह हिस्सा रही नहीं, इसलिए शायद ये अपने मौका मिला इनको अपने बयानबाजी देने का और वो दे रहे हैं इस प्रकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पे इस तरह से रिएक्ट कर, देखिए इनका संगठन है, ये मायावती जी का संगठन है और संगठन में वो किसी को कोई भी पदाधिकारी उत्तराधिकारी बना सकती है, वो उनका निर्णय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई इस तरह का बयान जो है कोई देना सही नहीं है। लेकिन मैं ये अपना एक राय रखना चाहता हूँ कि देखिए विरासत की सियासत जो है वो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, और व्यक्ति अगर योग्य है तो निश्चित रूप से आप उसको संगठन में बड़ा पद दें, बड़ी जिम्मेदारी दें, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। लेकिन व्यक्ति योग्य नहीं है और वह सिर्फ इसलिए उस विरासत को हासिल करना चाहता है, उस उत्तराधिकारी बनना चाहता है क्योंकि वो फलाने का पुत्र है, वो राजीव गांधी का पुत्र है, वह मुलायम यादव का पुत्र है, इसलिए वह पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। जबकि इस योग्यता के मामले में उनकी जो है श्रेणी जो है एकदम निम्न स्तर की आ जाती है। राहुल गांधी जी को ही देखिए, बार बार कई लॉन्चिंग पैड से कांग्रेस पार्टी उनको लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। अमेठी से लॉन्च की, लेकिन वहां पे भी फुस हो गए तो भाग के चले गए वायनाड में। वायनाड जब गए तो वहां पे भी रॉकेट इनका फुस हो गया तो भाग के फिर चले आए रायबरेली में। अरे आप देश में कहीं भी भाग के चले जाए, कहीं से भी लड़े, लेकिन आपके अंदर अगर योग्यता है तो निश्चित रूप से जनता आपको जिताएगी और विशाल मतों से जिताएगी। तो ये चीज समझने की बात है कि राजनीति में वंशवाद को, परिवारवाद को समाप्त करने की आज बेला आ चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चाहेगी कि अगर लोकतंत्र मजबूत बनाना है तो परिवारवाद से ऊपर उठ करके जनता को वोट करना होगा, और पार्टियों को भी पार्टी हित में और लोकतंत्र के हित में सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो योग्य व्यक्ति है उसको आगे लाना चाहिए।
चाहे कोई भी हो, हमारी पार्टी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आज प्रधानमंत्री बन सकता है। और मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं अमिताभ जी कि आज हमारी पार्टी में जो अध्यक्ष हैं, ना उनके पिता अध्यक्ष थे, ना उनके पुत्र अध्यक्ष होंगे। तो ये हमारी पार्टी में जो है कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की पार्टी है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को आप देख लीजिए, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने पुत्रों को ही आगे बढ़ाती हैं, उनको ही अध्यक्ष बनाती है। निर्णय जो पार्टी से लेना है वो सब वही निर्णय लेते हैं, जबकि योग्यता के मामले में उनके पास उतनी परिपक्वता जो है नहीं है, या उतना अनुभव नहीं है, या ठीक है, अभी रुकना होगा। मसला ये है कि भाई विपक्ष कांग्रेस और सपा ये मानते हैं कि बसपा का रिमोट भाजपा ने अपने पास रखा है, इसीलिए ये लोग बवाल करते हैं। उसका जो बात थी, आपने कहा कि वो तो बसपा का आंतरिक मामला है, हमारी टिप्पणी नहीं पार्टी, ये इसलिए लोग आप पर वो करते हैं कि भाई उनको लगता है कि आपके पास रिमोट है, आप ही चैनल बदल देते हो उनका जब चाहते हो, जो जहाँ जैसा, इस टाइप की बात वो लोग करें। खैर, नावेश को एक देश के बड़े चर्चित व्यक्ति थे, फिर वो सांसद हो गए, लोकसभा से चुनाव जीत कर आ गए क्या? कई प्रधानमंत्रियों से उनका उठना बैठना, बड़े नेताओं में सब। एक बार वो गलती से बसपा ज्वाइन कर लिए। नावेद बाबू, अरविंद जी, बड़ी रोचक जानकारी है, आप भी आनंद लीजिए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने कही कि भाई कुछ करके दिखाओ तुम, तो बोले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई C1/11 शाहजहां रोड पे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई अमिताभ जी ठीक ठाक हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा पहला शो है, थोड़ा होता है ना भाई, ठीक है, नौकरी में पहला दिन है। हम लोग भी पहुंच गए। मैं बता रहा हूं, इस दृष्टि से भी सोचिए कि आकाश क्यों हटाए गए होंगे, उसमें एक कारण ऐसा भी हो सकता है। मायावती जी का आसन लग गया, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए। मायावती जी से 2.5 फुट पीछे एक छोटी कुर्सी डाल के वो भी बैठ गए। भाई कहां तक खड़े रहे आदमी, क्या रिलीज हाथ में लेके। जब खत्म हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाय वाय पी के चलने लगे, तो उन्होंने पूछा अग्निहोत्री जी कैसी, अमिताभ जी कैसी रही प्रेस कॉन्फ्रेंस? बहुत बढ़िया रही। मैंने लेकिन एक गलती हो गई। बोले क्या? मैंने कि शाम तक इंतजार करिए, इसका परिणाम मुझे लगता है आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 1.5 घंटे के भीतर एक बयान जारी हो गया नवेद जी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में घोर अनुशासनहीनता करने के कारण और मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने के कारण बाबा साहब के आपको तत्काल प्रभाव से निकाला जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बसपा में कैसे रहा जाता है, सतीश मिश्रा से सीखिए। नवेद जी, एक कारण यह भी हो सकता है क्या, हमने बाबू सिंह को देखा, हमने नसीमुद्दीन को देखा, हमने सतीश मिश्रा को देखा, हमने दद्दू प्रसाद को देखा, कभी कोई इंटरव्यू देते ऐसे मिला लटके झटके के साथ? बिल्कुल सही बात कही। या कभी आनंद ने इंटरव्यू दिया? वो भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं थोड़े दिन। नावेद को बिल्कुल सही कहा आपने। उनका एक प्रोटोकॉल है जो पूरी देश की राजनीति में जाना जाता है कि उनके 2.5 फुट करीब तो उनकी कुर्सी भी कोई नहीं लगा सकता है, बैठ नहीं सकता है। वो जब चलती हैं तो एक डिस्टेंस होता है। आने वाले समय में हो सकता है कि हवा भी उनसे इजाजत मांगे कि हमें चलना है या नहीं चलना है। ये उनका एटीट्यूड है, ठीक है, सब लोग जानते हैं। उनके पदाधिकारी उनसे डरते हैं, उनकी सरकार होती है तो मंत्री उनसे डरते हैं, अधिकारी उनसे डरते हैं, सब लोग डरते हैं। लेकिन जनता क्यों डरे? जो वोट देते हैं वो क्यों डरे? जो उनके वर्कर हैं, जो उनके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, वो क्यों डरे? वो सवाल पूछ रहे हैं। आपने बनाया, हमने सवाल नहीं पूछा। आपने हटा दिया, आपने सवाल नहीं पूछा। आप कह रही हो कि अपरिपक्व हैं, आपको बताना होगा अपरिपक्वता क्या की।